ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑडिट। तो अब तक हमने क्या किया चैप्टर 1 में? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बिफोर वी रिवाइज, ओके, नाउ सी, इन लास्ट 2 लेक्चर्स हमने डिस्कस किया, यहां पे रिवाइज किया, फिर से रिवाइज किया। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू राइट। ओके, क्योंकि सिर्फ याद रहना दैट इज नॉट नेसेसरी। ओके, बिकॉज यू, क्योंकि ऑडिट सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स कट होने वाले हैं दैट इज बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग सम टेक्निकल वर्ड, की वर्ड, और यू नॉट बी एबल टू राइट इन अ प्रॉपर वे विच यू आर सपोज टू, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ प्रैक्टिस फॉर इट। क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, बस पढ़े जा रहे हो, रीड किए जा रहे हो, और रीड भी क्या, ये मॉड्यूल तो पूरा करते नहीं हो। समरी नोट ले ली और टाइम पास कर लिया समरी नोट में और बस लिख दिया। अभी समरी नोट में क्या होता है, पॉइंट्स आते हैं, तो आप भी यहाँ पे टुकड़ों में आंसर लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। फॉर्मेशन आएगा ही नहीं जब तक आप ये लैंग्वेज जो मैंने पूरी की पूरी मॉड्यूल की लैंग्वेज यहाँ पे दी है, अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियस थिंग है कि आपके आंसर में वो रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि आपका ज्यादातर पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स से भरा हुआ होगा, ठीक है। 30 मार्क्स तो एमसीक्यू हो जाएंगे, और इस पे आपको राइटिंग, मतलब यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम लगेगी, जो एनालिटिकल स्किल, अंडरस्टैंडिंग, एंड हाउ यू विल बी एबल टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन केस ऑफ एमसीक्यू। यहां पे भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होंगे और 1 और 2 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे। फिर होगा करेक्ट, इनकरेक्ट और ट्रू फॉल्स विच विल बी फॉर 14 मार्क्स। तो यहां पे क्या होने वाला है, ये जो है उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के साथ देना है। तो सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट देने से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू राइट दैट टू इन टेक्निकल लैंग्वेज। और बाकी का जो डिस्क्रिप्टिव आएगा, ओके, उसमें क्या होगा, 4 मार्क 4 मार्क 3 मार्क 3 मार्क, लाइक दैट इट गोज ऑन। ओके, अभी सबसे पहले आपका होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर। उसको करने के लिए आपको चाहिए सिलेक्शन, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। और ये सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो 2 टॉपिक हैं वो आपको हर एक पेपर में काम लगने वाला है, ठीक है, नॉट ओनली इन ऑडिट। क्योंकि आप पूरा 9 मंथ्स कितना भी अच्छे से प्रिपेयर क्यों ना कर लें, अगर वो 3 घंटे में इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक 3 आवर्स अगर आपने ये ऑर्डर सिलेक्ट करने में एक गलती कर दी, गॉन फॉर एवर। आपका ये जो 9 मंथ्स की जितनी भी प्रिपरेशंस हैं गई काम से। ओके, एंड फॉर दैट वेरी रीजन आप सिलेक्ट कब कर पाओगे, पहले तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए। और आपके पास चॉइस कब होगी, अगर आपने कुछ ऑप्शन में नहीं निकाला है, देन यू विल बी हैविंग इनफ चॉइस। तो सिलेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये जो 14 मार्क्स के, मान लीजिए 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5, इस 4 क्वेश्चन में आप कोई भी 3 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करें जो आपको परफेक्ट आते हो। आपको क्या करना है, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू नीड टू सिलेक्ट एनी 3। मैं 4 भी नहीं बोल रहा हूं, एनी 3, बट वो 3 क्वेश्चंस सबसे पहले सिलेक्ट करो, और ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू शुड गेट द फुल मार्क्स ऑन दैट। उसमें ए बी सी डी सभी आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, जो भी है, ओके, 3 ऐसे क्वेश्चन जिसके ए बी सी डी सब आपको आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें ए नहीं आ रहा है, इसमें बी नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 3 ऐसे क्वेश्चन, 42 मार्क्स, और ये आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है। ओके, वैसे 42 मार्क्स 1 आवर थोड़ा स्पीड हो जाएगा, ठीक है, बट अभी आपको आता है, समझो
व्हाट आई मीन टू से, ये आप ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो जो आपको अच्छे से आता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, 1 आवर में उसको कंप्लीट करने की ट्राई कर सकते हो। इट में हैपन 1 आवर 5 मिनट्स हो जाएगा, 10 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि जो आपको नहीं आता या जो लेंदी है उसको सोचने में या थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि यहां पे होगा क्या, ये ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो जिसमें आपकी पेन रुकने वाली नहीं है। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन है, और ये कब कर सकते हो, पूरा ऑडिट किया हुआ है, कुछ भी आपने ऑप्शन में स्किप नहीं किया है और आपकी प्रिपरेशन फुल प्रूफ है। सो 3 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करो जिसमें आप 1 आवर या मैक्स टू मैक्स 70 मिनट्स में आप फिनिश अप कर दो, उससे ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। ओके, और ये 3 क्वेश्चन जो हैं, एज आई सेड, सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। और ऐसा हो सकता है, डोंट कंसिडर दैट वे कि नहीं होगा, कितना भी टफ पेपर क्यों ना हो, कितना भी कॉर्नरिंग क्यों ना पूछ ले, वो शायद एक क्वेश्चन में हो सकता है, दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है। ओके, बट सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 5 में से 4 भी नहीं, सिर्फ 3 सिलेक्ट करो, और वो 3 ऐसे सिलेक्ट करो कि ये 42 में आपको 35 प्लस आ जाए। पॉसिबल है, 30 प्लस तो आ ही जाएंगे अगर आपने अच्छे से क्रैक किया हुआ है सब कुछ। अभी डिपेंड करता है एमसीक्यू इजी है, टफ है, हाउ इट गोज, ठीक है। बट फिर भी अगर मान लीजिए आपको, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द अदर 2 क्वेश्चन ऑल्सो, या अदर 2 में से कोई एक क्वेश्चन में भी आप कंफर्टेबल हो, एंड यू कैन से दैट नहीं चलो मैं 4 क्वेश्चंस पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख सकता हूं आसानी से, तो 4th क्वेश्चन ले लो। बट अगर वहां पे आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी 2 क्वेश्चन में से मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि विच वन आई नीड टू सिलेक्ट, ये जो ऑप्शंस आपको देने हैं, ठीक है, उसमें से पेपर कोई भी हो, ऑडिट नहीं, कोई भी पेपर, 3 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो तो आपके परफेक्ट 40 से लेके 50 मार्क्स, 1 आवर से लेके 1 आवर 15 मिनट्स, उसमें आपका पहले 3 क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जिसमें आपको पूरे मार्क्स आ जाए, प्रैक्टिकल है फिर ये तो 80-90% मार्क्स आ जाए। दैट इज हाउ। सी, यहां पे इंस्टीट्यूट के पेपर में कभी भी पेपर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर कभी भी ऐसा होगा कि पेपर आपके ऊपर हावी हो रहा है, देन इट्स गोन। और दैट इज वाई आई से दिस थिंग, कि जब पेपर सिलेक्ट कर रहे हो ना, तब आपको ये ढूंढ लेना है कि इसमें से, अभी देखिए पूरे पेपर में से आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, फिर तो आप ये लायक ही नहीं हो एग्जाम देने के, या आपकी प्रिपरेशन लायक नहीं है एग्जाम देने के, ऑब्वियसली। ओके, फिर कुछ नहीं हो सकता। 3 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो, मतलब ये 100% गारंटी है, पास हो ही जाओगे आप। पास क्या है, आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो 70 प्लस, बट उसके लिए फुल प्रिपरेशन चाहिए। तो 3 ऐसे क्वेश्चंस 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में आप कर लोगे, काफी है। ओके, फिर अगर आपको एक और क्वेश्चन आ जाता है तो फिर ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन आपने लीव कर दी है। इस 2 क्वेश्चन में से आपको अभी ये नहीं लग रहा है कि कौन सा सेलेक्ट करें, छोड़ दो दोनों को, लास्ट में भी। स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में आपको सोचने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलना चाहिए। फर्स्ट हाफ में आपकी पेन ऐसी चलनी चाहिए, ठीक है, कि आपका पेपर कभी भी, मतलब टाइम से आपकी रन रेट जो है ना, पावर प्ले में ही पता चल जाती है कि प्रेशर आप पे आएगा या ओपोनेंट टीम पे आएगा। ओके, क्योंकि जो ओपनिंग जो है बैट्समैन, वो जो प्ले करते हैं ना, अगर पावर प्ले में अच्छे से खेल गए ना फर्स्ट 6 आवर्स, तो फिर चांसेस आर मच मोर, और फिर आपको फिनिशर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि नहीं अभी वो फिनिशर आके कुछ करेंगे। ओके, तो ठीक है, वहां पे फिर भी धोनी होते थे, अब यहाँ पे तो आपके पास फिनिशर में कोई नहीं होगा, और वो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्किप किए होंगे, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट हाफ में आपको कभी भी इंस्टीट्यूट का कितना भी टफ पेपर क्यों ना हो, आपके ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर हुआ तो गए काम से। ओके,
तो ये 2 क्वेश्चंस छोड़ दो, एमसीक्यू पे आ जाओ, ट्रू फॉल्स पे आ जाओ, और सेकेंड हाफ में आप क्या करोगे, ट्रू फॉल्स लिख दो एंड सारे एमसीक्यूज को खत्म कर। कई बार कई लोग क्या करते हैं पता है, एमसीक्यू पेंडिंग रखते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता एमसीक्यू पेंडिंग क्यों रखते हो, या तो आता है या तो नहीं आता है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए यहां पे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, ओके, तो मान लीजिए 2 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछे, एक 8 मार्क्स में, एक 6 मार्क्स में, ओके, और बाकी के 16 एमसीक्यूज पूछे हैं 1 मार्क्स में पड़ेगा। अभी ये जो एमसीक्यूज हैं वो आपको फिनिश अप करने हैं, ओके, यू कैन से 40 मिनट्स और ये ट्रू फॉल्स 20 मिनट्स, 1 आवर इसका ले लो आप, 1 आवर से लेके 1 आवर 10 मिनट्स, ये सेकेंड हाफ हुआ आपका, ओके। आसानी से आप लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स विथ रीजन लिख दो, ओके। एक और बात, जब भी आपको यहां पे ट्रू फॉल्स में भी ऑप्शन मिलेंगे ना, आउट ऑफ 8 यू नीड टू अटेम्प्ट 7, 8 अटेम्प्ट करो, 8 अटेम्प्ट करो। क्यों, वाई? क्योंकि जब आप अटेम्प्ट पूरा करोगे ना, तो इंस्टीट्यूट में जो चेकर है उसको बोला गया है कि आपको जितने भी अटेम्प्ट किए वो सिलेक्ट करो, वो पूरा चेक करो, पूरे मार्क्स दो, फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली निकाल देगी कि इसमें से लोवेस्ट कौन सा है वो हटा दो, लोवेस्ट कौन सा है वो हटा दो। मतलब मान लीजिए यहां पे 8 ट्रू फॉल्स हैं, आपको अटेम्प्ट करने यानी 7 14 मार्क्स के लिए, आपका शायद एक ट्रू फॉल्स गलत भी हुआ ना, तो बाकी के 7 सही है, तो यहां पे जो गलत हैं उस वो कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी के 7 को कंसीडर कर लेंगे। एंड सेम इज द केस विथ लास्ट 2 क्वेश्चन में, अगर आपके पास टाइम बचता है, अभी ये तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा आपसे, ओके, इन थियरी ओके, बट प्रैक्टिकल दैट इज टू मच एक्सपेक्टेशन, बट फिर भी कभी भी आपको ऐसा चांस मिले तो आप क्या करो, विथ ऑप्शन अटेम्प्ट करके आओ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोला था अटेम्प्ट करना, अभी कभी भी किसी भी मतलब फिर आप अर्लियर क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज करके लास्ट में ऑप्शन कर रहे हो, इस ऐसे मैंने बोल रहा हूं, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, अगर टाइम बचता है तो आप सिलेक्ट कर लो और वो भी अटेम्प्ट कर लो। इससे हुआ क्या, चेकर को बोला गया है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी लिखे हुए चेक करने हैं, फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगी, जो लोवेस्ट होगा वो उसको हटा देगी। अभी मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन गलत हो गया पहले से, और उसमें मान लीजिए 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन, और उसमें 0 आ रहे हैं, और दूसरा आपने ऑप्शन ऑप्ट किया है जिसमें 5 मार्क्स या 8 मार्क्स आ रहे हैं, तो 0 वाला निकल जाएगा, बेनिफिशियल है आपके लिए, ओके। अभी ये जो है इसमें आप अच्छे से ट्रू फॉल्स और सब कुछ लिख दोगे, और लास्ट में आप सिलेक्ट करो कि अभी 2 क्वेश्चन में से मुझे कौन सा करना है। यहां पे आपके पास टाइम इनफ रहने वाला, ये जो टाइम इनफ रहेगा ना, इससे आप क्या कर सकते हो, आपका कोई भी, फिर चाहे वो प्रैक्टिकल है, मान लीजिए प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग है या एडवांस अकाउंट है, उसमें टफ क्वेश्चन भी हुआ ना, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हुआ ना, फिर भी आप कर सकते। और होगा क्या, आपकी साइकोलॉजी क्या है कि आई एम इन अ विन विन सिचुएशन, कि मैंने ये सब खत्म कर लिया, ओके। मतलब जो मुझे अच्छे, मतलब अभी पास की तो टेंशन नहीं है कि आप पास नहीं होगे, कि 40 या 50 नहीं है, वो तो टेंशन ही नहीं है आपको, ओके, क्योंकि अच्छे से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ये सब अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए। अभी मैं जो एमसीक्यू का बोल रहा था, उसमें क्या होता है पता है, हाँ एक टॉपिक रह गया, अब ये 16 मार्क्स में 2-3 एमसीक्यू छोड़ दिए स्टूडेंट, बोले बाद में सोच समझ के हम करेंगे, ओके। फिर लास्ट में क्या हुआ पता है, ध्यान ही नहीं गया कि 3 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने रह गए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्यों छोड़ के आ रहे हो एमसीक्यू को, 25% चांसेस है कि वो सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो फिर स्किप क्यों कर रहे हो, और आप बाद में रखोगे ना, बाद में स्किप हो जाएगा, या फिर मेक श्योर कि आप चेक कर लोगे। एक बार तो एक स्टूडेंट को ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला ये केस स्टडी टफ है,
तो मैंने पेंडिंग रख दिया। अभी बाद में केस स्टडी का टाइम ही नहीं मिला, या फिर टाइम मिला बट वो भूल गए केस स्टडी पेंडिंग। क्यों? एमसीक्यू देखा तो वहां पे टिक 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 था, तो भूल गए कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू टिक करना बाकी है, 8 मार्क्स एज इट इज चले गए। और ऐसा नहीं है केस स्टडी में आपको कुछ नहीं आएगा। अरे अच्छे से सिंपल केस स्टडी हो गया, सिंपल नहीं पूछेंगे, बट मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आ गए तो भी 4 मार्क्स आ जाएंगे आपको 2 क्वेश्चन में से। तो स्किप तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसी तो गलती करना भी मत कभी भी कि बाद में रखा था और पेपर देने के बाद आके पूछते मुझे याद था, लास्ट तक याद, पर ऐसा क्यों करते हो? अभी उसका स्पेसिफिक टाइम अलोकेट करके रखो। अभी ऐसा तो नहीं होने वाला कि अभी आपको नहीं आता है, आधे घंटे बाद आ जाएगा, राइट? रिफर कहां से करोगे? तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। और सिचुएशन, अभी आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एमसीक्यू, तो उस सिचुएशन में हो तो तब सॉल्व कर लो। और अगर आपको पेंडिंग फिर भी रखना है तो एट योर रिस्क रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर वहां पे आपको जाना है वापस। और केस स्टडी पेंडिंग इसलिए मत रखो क्योंकि फिर क्या होगा पता है, आपने वो दूसरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर बात भूल जाओगे केस स्टडी में क्या था, फिर से आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या बता रहे थे। ओके, तो इसलिए स्किप मत करो, जो भी आता है लिख दो। ओके, तो ये आपका मैक्सिमम यू कैन से 2 hours और 20 minutes में हो गया। अभी बाकी 40 minutes बची है और सिर्फ एक क्वेश्चन, और जो टफ है तो वहां पे आप सोच सोच के आसानी से लिख सकते हो, या लेंदी क्वेश्चन आपने बाद में रखा है वो लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर पेपर। 100 मार्क्स जो हैं वो आप अच्छे से, और जब भी आप लिख रहे हो, मान लीजिए आपने डिस्क्रिप्टिव कोई क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, तो इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप आंसर दे रहे हो, ओके, जिसमें आपको सिर्फ मान लीजिए एडवांटेजेस बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो गिव दी हेडिंग रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर यहां पे पॉइंट करके एक एक पॉइंट वाइज बुलेट करके आपको लिखना है। इज इट क्लियर? और ईच एंड एवरी लाइन के बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, अच्छे से प्रेजेंट करना है। इन बिटवीन सारे कीवर्ड्स आने चाहिए। अभी मान लीजिए यहां पे एडवांटेजेस के बारे में या कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिख रहे हैं कवर्ड स्कोप ऑफ ऑडिट, तो स्कोप ऑफ ऑडिट में देखिए फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, फिर पॉइंट के अंदर आ रहा है, अंदर मैंने ये जब जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपके कीवर्ड्स है, वो तो एज इट इज आने ही चाहिए, और हर एक पॉइंट के बीच एक लाइन छोड़ दो आप आराम से। ओके, तो कीवर्ड्स आने चाहिए, प्रॉपर इन बुलेट्स फॉर्म, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। ओके, अगर मान लीजिए केस स्टडी या प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कोई केस है, लो है, ऑडिट है, तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या समझाना है, प्रोविजन समझाने की किसका टॉपिक है। ओके, प्रोविजन सेक्शन का रेफरेंस देना है तो वो दे दो आप, फिर फैक्ट ऑफ द केस समझाना है कि इस केस में क्या है प्रैक्टिकली, और फिर फाइनली कंक्लूजन और डिसीजन देना है। और ये हेडिंग देने के बाद ही सब कुछ पैराग्राफ में लिखोगे आप। वहां पे भी आप पॉइंट वाइज, मान लीजिए इसमें 2-3 प्रोविजन आ रही है तो उसको बुलेट करके लिख सकते हो आप अच्छे से। क्वेश्चन प्रॉपरली यहां पे आपको आंसर 2A ऐसे लिखना है मिडल में अच्छे से। ओके, कभी कभी ऐसे लिखते हैं 2A, अभी पता ही नहीं चलता क्या लिखा हुआ है कॉर्नर। ओके, तो यहां पे प्रॉपर आप आंसर। वन मोर थिंग, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को इधर उधर लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, बट एबीसीडी जो है वो साथ में रखें, मतलब आंसर 2A 2B 2C 2D वो सब साथ में रखें। 2A यहां पे है, फिर 2B कहीं पे और होगा, फिर 5A लिख दिया, फिर 4C लिख दिया, ऐसे मत करना। ओके, ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड टू राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन 2 A B C D। हाँ, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले B लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर C लिख दिया, बट फिर भी आई सजेस्ट जितना बन पाए ऑर्डर वाइज। ऐसा कंपलसरी नहीं है बट आई सजेस्ट। ओके, कितना कंफर्टेबल है मैंने पेपर चेक किए हुए, मुझे पता है। आप जितना उसको कंफर्ट दोगे ना उतना आसान सही होगा। ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए,
कीवर्ड्स ढूंढने नहीं होने चाहिए, मतलब कंक्लूजन ऐसा दिखना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा कुछ हाइलाइटर तो कर अलाउड नहीं है, ठीक है, ओनली ब्लैक पेन। बट फिर भी आपके आंसर में अभी यहाँ पे देखिए, ये हाईलाइट हम कैसे कर सकते हैं? स्पेसिंग से, कीवर्ड से। ओके, तो ये सब आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इतना आपने अच्छे से कर लिया, देयर यू आर। क्योंकि कभी भी ये टाइम मैनेजमेंट करना, ऑर्डर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी आप ऐसा होने दोगे कि आपके ऊपर टेंशन आ रहा है, कभी भी ऐसा होगा तो पूरा पेपर आपका जो है वो बिगड़ जाएगा। ओके, ओके, चलो इतना क्लियर है। ओके, तो बिफोर वी गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, सी, मैंने अभी जो आपको सिचुएशन समझाई, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए। अगर आप यहां पे देखोगे, ओके, अगर ये वेब सीरीज देखिए तो यू वेरी वेल नो दैट, जिसने भी देखी है उसको पता है कि ये सिचुएशन कैसी हुई थी, उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ था, राइट। कि फिर क्या होगा? अभी देखिए, ये एक सिंगल एंट्री के एक क्वेश्चन में, सिंगल एंट्री तो अभी आपके न्यू सिलेबस में से निकल गया है, बट ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन था और उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ और चौकअप हो गए काम से। तो यहाँ पे टाइम पास होगा, पूरे पेपर में टाइम पास होगा, एंड देन यू वेरी वेल नो व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो कभी भी, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन या कभी भी आपसे गलती हो सकती है, बट अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में चौकअप हो गए देन यू आर गो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में अटक जाओ। ओके, इसीलिए सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी मान लीजिए गलती से भी आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर भी लिया और एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना था, फिर भी आपने कर लिया, लीव दैट क्वेश्चन वेरी मोमेंट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, इसमें क्या होगा। ओके, क्योंकि अगर आप उसमें चौकअप हो जाओगे, यू आर गोन। बाकी जो आपको आ रहा है, और मैं क्यों ये सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो आपको अच्छे से आते हैं, और अच्छे से आते मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, यू वेरी वेल नो दैट। स्टार्टिंग में जब उसका फ्रेंड मिला था तब सिंगल एंट्री पे ही उसने मजाक किया था और उसका मजाक पूरे पेपर में बन गया सिंगल एंट्री पे ही। तो डोंट बी एन ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे तो सब कुछ आता ही है, बट थिंग इज दैट कि जितना आता है आपको उतना आप अच्छे से पहले प्रेजेंट कर दो। ओके, तो अभी हमने जो 2 लेक्चर किए उसमें से मैं अभी आपको राइटिंग वर्क दे रहा हूं। व्हाट यू आर सपोज टू डू, सी एज आई सेड राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू, यू कैन से प्रैक्टिस वेल। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, और उसमें आपको क्या करना है, आफ्टर यू राइट, देखे बिना ही राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, देख देख के लिखा तो फिर क्या लिखा, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है कि कौन कौन से कीवर्ड, कौन कौन से पॉइंट आपने मिस कर दिए। आफ्टर यू राइट, चेक विद द आंसर गिवन इन आवर मॉड्यूल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट की डेफिनेशन, डिफाइन ऑडिट। ओके, हाउ person conducting audit, how person conducting audit should take care to ensure nothing contained in financial statement
will mislead anybody. चलो ये कैसे डिफाइन करोगे? तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ऑडिट की डेफिनेशन लिखनी है एंड हाउ पर्सन कंडक्टिंग एन ऑडिट विल मेक श्योर. ओके, दूसरा क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ ऑडिट. The purpose of audit is to enhance the degree of confidence of intended users in FS. Okay, ये question is. For the third question, you are supposed to write. What are the points to be covered in scope of audit? ओके, चलो ये 3 क्वेश्चन आपको अभी यहां पे लिखने हैं. ओके, record and student can write this particular question and then compare with your book. Okay, and highlight those technical words जो आपने मिस कर दिए हैं. highlight those sentences जो आपने मिस कर दिए हैं. फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आंसर्स इसमें आने चाहिए और क्या क्या टेक्निकल वर्ड शुड बी मिनिमम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर. चलो, giving you time for 15 minutes. You can write this, okay? And we'll meet after 15 minutes. ओके, चलो, तो ये आपने सब लिख लिया. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं आंसर दिखा देता हूं, हाउ यू आर सपोज टू गिव द आंसर. ओके, देन आफ्टर आपने जो आंसर लिखे हैं वो जो मैंने चेक किया उस पर कमेंट करता हूं मैं आपको. ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैंने पहला क्वेश्चन यहां पे आपको पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट. तो आपको ये ऑडिट की डेफिनेशन लिखनी थी. सिंपल, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size, legal form, when such examination is conducted with a view to express opinion thereon. जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एज इट इज वर्ड आए विदाउट इंटरचेंजिंग एनीथिंग. क्योंकि होता क्या है, जब आप इसमें कुछ भी चेंज कर दोगे, अपना ऑन वर्ड इसमें डाल दोगे, तो इसकी डेफिनेशन की जो क्रक्स हैं, जो इंपॉर्टेंस है, वो बदल जाएगा. तो जब डेफिनेशन आप लिखते हो एज इट इज आने चाहिए सारे वर्ड्स. यहां पे आपको डेफिनेशन की एनालिसिस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डिफाइन करने के लिए पूछा था, डिफाइन कर दिया, हो गया काम आपका. फिर मैंने आगे पूछा था कि व्हाट ऑडिटर शुड टेक केयर टू एंश्योर नथिंग कंटेन इन स्टेटमेंट विल मिसलीड एनीबॉडी. तो आपको ये पॉइंट्स लिखने थे. अभी कई सारे स्टूडेंट ने क्या लिखा था, मतलब आप समझो फॉर्मेशन अच्छे से होना चाहिए और आपके जो भी मतलब ये सारे पॉइंट्स जो है वो कवर होने चाहिए. फिर एज आई सेड कि प्रॉपर आपको स्पेसिंग देना है, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए. ओके, ये सब देखना था. तो ज्यादातर तो ये पॉइंट्स आपने लिख दिए थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट डेफिनेशन में मुझे कई जगह पे कई स्टूडेंट की एरर लगी कि भूल जाते हैं, हाफ पोर्शन भूल जाते हैं, हाफ पोर्शन अपना लगा देते हैं. या क्योंकि यहां पे समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और जब आप किसी को डिफाइन करते हैं या कोई बैर पोर्शन लिखते हैं, कोई प्रोविजन लिखते हैं, तो वहां पे प्रोविजन जब लिखते हो
या डेफिनेशन जब लिखते हो मेक श्योर कि वही लैंग्वेज आए। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था यहां पे ऑब्जेक्टिव। कुछ ही पेपर में ऐसा लिखा था जहां पे ऐसे 200 का रेफरेंस भी हो। यहां पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव कहां पे दिया है? मैंने पहले ही बोला था SA200। SA200 का तो रेफरेंस देना ही भूल गया। ऑब्जेक्टिव मतलब सीधा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिया। SA200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहां पे दिया है तो रेफरेंस भी दो प्रोविजन का। जितना आप ऐसे लिखोगे उसका नाम लिखोगे, इट एड्स टू योर आंसर ऑब्वियसली, बराबर है। फिर यहां पे टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और नॉट। आप देख लो आपके आंसर में क्या लिखा हुआ, कितना मिस कर गए, क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स आपको लिखने थे नहीं लिखा है। और यहां पे आपका आंसर था सिर्फ इतना, या यहां पे मैंने ब्रैकेट भी किया हुआ है, यहां से लेके यहां तक। इसको एनालिसिस में डिटेल, ये एनालिसिस किस लिए? आपके समझने के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, लेंथ के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यहां पे आपको पूछा है कि पर्पस क्या है, तो पर्पस इज टू एनहेंस, तो बस ये ऑब्जेक्टिव लिख दो और इसको एक्सप्लेन कर दो। यहां से भी थोड़ा एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट फिर कई बार होगा क्या, आप ये ऑब्जेक्टिव भूल जाओगे और इसमें से एक एक पॉइंट लिख दोगे, तो ये तो मतलब ही नहीं है। आप सीधे सीधे एक्सप्लेन कर लेंगे ऑब्जेक्टिव लिखे बिना ही। समझ में आ रहा है? और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था स्कोप, तो स्कोप ऑफ ऑडिट, जहां पे आपको ये पॉइंट और जो जो यहां पे हाईलाइट किया वो कीवर्ड्स आपके आने चाहिए। तो थिंग इज दैट आप अपने हिसाब से देख लो यहां पे क्या आंसर है, आपने क्या लिखा है, कौन कौन से वर्ड में ग्रामेटिकल एरर की है, टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखे हैं, क्या क्या पॉइंट स्किप किए हैं, नीड टू एसेस बाय योरसेल्फ। ओके, तो क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं क्यों इसमें टाइम पास कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाके समझो जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे आगे जाके, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट पे लेके नहीं आओगे। ओके, जब तक आप पेपर पे लेके नहीं आओगे जो भी आप समझे हो, और दैट टू द लैंग्वेज विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। कोई कुछ भी बोल दे कि भी अपने ओन वर्ड्स में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, फिर प्रॉब्लम होता भी है, फेल होते भी है, फिर बाद में आते भी है, और फिर समझना आता है कि हाँ अभी यहाँ पे ध्यान रखना था। तो ये पहले से अभी हमने शुरू किया ऑडिट, तो आप अगर इस पे फोकस करके प्रिपेयर करोगे, आपकी प्रिपरेशन में ये एविडेंस, मतलब ये पर्टिकुलर जो है कंपोनेंट होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के साथ, कि नहीं राइटिंग प्रैक्टिस डे टू डे बेसिस पे मुझे एक क्वेश्चन तो लिखना ही है। आफ्टर ईच एंड एवरी लेक्चर मैं आपको वो क्वेश्चन हाईलाइट करवा दूंगा कि ये क्वेश्चन आप लिख के आओ, ठीक है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, एंड देन विदाउट यू कैन से सीइंग दैट पर्टिकुलर आंसर आपको लिखना है, और फिर बाद में आप कंपेयर कर लेना ये आंसर क्या है, क्या मैंने गलत किया है। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, और ये जब आपने लिखा होगा ना, आप देखना एक बार विदाउट सिर्फ रीडिंग करके आप लिखना, और लिखा हुआ है अभी ये क्वेश्चन आपने मैंने दिया है, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आपने उसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हाईलाइट किया, उसको फिर पढ़ा, देन यू राइट द आंसर अगेन, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई मीन। क्योंकि फिर बाद में आपका एज इट इज आंसर आए अच्छे से, जो जो मिस्टेक्स आपने किए वही आप इंप्रूव करोगे। और फिर यहां पे हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, तो आपका फाइनल एग्जाम तक तो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। और जो थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलते, चाहे ऑडिट हो, लो हो, एसएम हो, उसमें यही टेक्निक करनी पड़ेगी। भले ही वो लेंथी प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस अगर आप करोगे फुल प्रूफ, आपके मार्क्स आ ही जाएंगे, वो फॉर श्योर है। ओके, तो टेक केयर रिगार्डिंग दिस थिंग्स। ओके।
चलो अभी यहां से आगे हम करेंगे नेक्स्ट पोर्शन। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था हाउ वी आर गोइंग टू, यू कैन से, हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, नाउ इवन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, reasonable and not the absolute assurance. We cannot even obtain the absolute assurance due to some inherent limitations of audit, which we will see ahead. So our objective is to, you can say, obtain a reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud or error. And that financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. Financial reporting framework बोले तो जो respective concern है उसको जो भी reportable framework applicable है, मान लीजिए कंपनी, तो कंपनी को कौन सा financial reporting framework applicable है, शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको फॉर्मेट करना है। ओके, अगर लिस्टेड कंपनी जिसको एनडीएस एप्लीकेबल है, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिए गए स्टैंडर्ड्स कंपलसरी है, तो इंडेक्स के हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा। कंपनी को कैश फ्लो कंपलसरी है, मतलब S3 में आपको बताया गया है कि किस किस को कंपलसरी है। ओके, अदर देन कंपनी कंपलसरी नहीं है। फिर कंपनी में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि स्मॉल कंपनी को नहीं है, ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो आप देखोगे आगे रिपोर्ट, और ये था आपका रीजनेबल एश्योरेंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ वी नीड टू रिपोर्ट ऑन द एफएस इन अकॉर्डेंस विथ आर ऑडिट फाइंडिंग्स। ओके, तो हम हमारे जो भी ऑडिट फाइंडिंग्स है उसके बेसिस पे विल रिपोर्ट इट, और रिपोर्ट को क्या करेंगे हम, कम्युनिकेट टू द मेंबर्स। और ये जो रिपोर्ट है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ये जो ऑडिटिंग डिसिप्लिन है वो ऑडिट के साथ साथ, ऑडिट जो है वो कई सारे डिसिप्लिन के साथ कनेक्टेड है। अकाउंटिंग जिसका हम ऑडिट करेंगे, लो क्योंकि आपको कई सारे लॉस को स्टडी करना है, उसके बेसिस पे आप ऑडिट इफेक्टिव कर सकते हो। यू मस्ट बी हैविंग द नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स, इसीलिए आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स फाउंडेशन लेवल पे आता है। फिर सब्जेक्ट है बिहेवियरल साइंस, you need to understand the behavior of the people so that you will be able to apply your audit effectively. Okay, you can judge statistics so that you can use statistical sampling for the purpose of audit in samples. Okay, data processing, financial management, production, ये सभी फील्ड का आपके पास नॉलेज होना चाहिए along with audit. फिर है स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब व्हाट इट इंक्लूड्स इन स्कोप, व्हाट इट एक्सक्लूड इन स्कोप। स्कोप मतलब हम ऑडिट में क्या क्या स्कोप, मतलब क्या क्या ऑडिट करने वाले हैं। जब भी आपको पूछेंगे भाई ऑडिट करना है तो व्हाट इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले जो भी एंटिटी का हम ऑडिट करेंगे उसके सारे एस्पेक्ट को आपको ध्यान में लेना है। ऑल एस्पेक्ट कवर्ड, मतलब कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कैसे है, सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट किया, लेजर को फाइनलाइज किया, ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इट मस्ट कवर, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देते हो, इट मस्ट कवर दी एंटायर ट्रांजैक्शंस ऑफ द एंटिटी। इट शुड बी कवरिंग रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको देखना है कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है कि नहीं है, वो सफिशिएंट है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये जो क्लाइंट है उसका अकाउंटिंग सिस्टम और कंट्रोल अंडरस्टैंड करोगे, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करोगे, उसको स्टडी करोगे, इवेल्युएट करोगे। और वो इवेल्युएट करने के लिए आप कई सारी टेस्ट करोगे, वो आगे के हम चैप्टर्स में देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल क्या है, आप उसको कैसे टेस्ट करोगे, कैसे ऑडिट प्रोसीजर करोगे, ओके, कैसे उसको वेरीफाई करोगे। फिर है, एक बार आपको ये पता चल गया कि चलो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, वो सफिशिएंट है, उसके बेसिस पे आपको ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते।
तो इसके लिए हम चेक कैसे करेंगे? तो कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं। एंड जजमेंट मैनेजमेंट में ये क्या लिए, कई बार आपको अकाउंटिंग करने के लिए कई सारे जजमेंट लेने पड़ेंगे, तो वो भी एवेल्युएट करेंगे। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ओके, एंड लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय मैनेजमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और वो सारी पॉलिसी डिस्क्लोज किए कि नहीं किए, और वो पॉलिसी के हिसाब से अकाउंटिंग है कि नहीं है, ये सब हमारा स्कोप, दैट इज इंक्लूजन इन स्कोप। अभी एक्सक्लूजन्स, तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर हम इंक्लूजन की बात करें, कवरेज, रिलायबिलिटी, प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, राइट। जबकि एक्सक्लूजन मतलब जो हमारे स्कोप में नहीं है, मतलब कि ये जो प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर या प्रेजेंट करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। वी आर जस्ट गोइंग टू डू ऑडिट, हम अकाउंट नहीं लिखेंगे, अकाउंट जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ऑडिट करेंगे। ड्यूटीज विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर, आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं, आपको जो स्कोप में दिया गया है सिर्फ उतना ऑडिट करना है, which is apparently outside your scope of duties as an auditor, you cannot do. Okay, or we are not expert in authenticating the documents. Okay, तो हम ये डॉक्यूमेंट को देख के पता नहीं लगा सकते ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि फेक है, that is not in our duty. Okay, even we are not doing investigation, we are doing audit, so we do not have any power of search, we do not have any power of, you can say, एग्जामिंग पर्सन ऑन ओथ एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट, हाँ, तो ये टॉपिक हमें आज करना है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। क्या क्या एडवांटेजेस है? बिफोर दैट एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो है 3, वो हम कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे दिया है, देखो। A huge fire broke out in Noida plant of KD Limited. Plant asset comprising of building, machinery, inventories were insured from branch of public sector insurance company. अच्छे से इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। Apart from insurance surveyor who was deputed for assessing loss, the regional officer of insurance PSU also appointed CA for verification of books of accounts and financial records of the company. Okay, इंश्योरेंस में होता क्या है? वैसे तो पहले एडवांस अकाउंट में इंश्योरेंस का एक चैप्टर आता था ओल्ड सिलेबस में, एडवांस अकाउंट नहीं, अकाउंट में, बट वो भी रिमूव कर दिया। ओके, वरना वहां पे एक्चुअली हम इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते थे? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, उसका क्लेम कैसे करना, उसका पूरा अकाउंटिंग आता था। ओके, जहां पे हम क्या करते हैं, समझो लॉजिकली स्पीकिंग, जब फायर अगर होता है तो बिगेस्ट इश्यू क्या होता है, कई बार ऐसा होता है फायर के साथ साथ बुक्स भी जल गए। अभी ये पुरानी बात है, ओके, कि बुक्स जल गए, आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं हुआ, रिवर्स वर्किंग कैलकुलेट करो। ओके, क्योंकि अभी एवरीबडी इज नॉट प्रिपेयरिंग ऑन बुक्स, दे हैव द पीस एंड दे हैव द बैकअप। ओके, तो जनरली आपको बैकअप मिल जाएगा, तो ऐसे रिवर्स वर्किंग जो आप इंश्योरेंस क्लेम में करते, ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, एंड दैट माइट बी द रीजन व्हाई दे रिमूव दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो होता क्या है, समझो फायर अगर हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी कि भाई ये फायर अगर हुआ है तो इसमें स्टॉक का लॉस कितना हुआ है। तो एक तो सर्वेयर आएगा, सर्वेयर का काम क्या होता है, जैसे ही आपने क्लेम किया सर्वेयर चेक करने आएगा कि सब कुछ सही है, जानबूझ के तो नहीं किया है, कुछ ऐसा फ्रॉड तो नहीं है। तो उसका काम क्या है, साइट पे जो भी है वो चेक करना। अभी सर्वेयर के साथ साथ क्लेम पास करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी ने सीए को भी हायर कर लिया। बोले सर्वेयर को तो जो पर्टिकुलरली फायर अगर हुआ उसके बारे में है, ठीक है, मैटर, और वो डिसाइड करेंगे क्लेम पास करना नहीं करना। स्टॉक में जनरली क्या होता है, स्टॉक है, मशीनरी है, इन्वेंट्रीज है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिंग पैनल बनाएंगे टिल द डेट ऑफ फायर, और टिल द डे ऑफ फायर में कितना स्टॉक था वो सारे बुक्स की बेसिस पे वो क्लेम करेंगे। तो वो बुक्स को चेक करने के लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की गई है। एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द लॉस, तो ऑडिटर का काम क्या है, ये जो भी क्लेम आएगा उसके अकाउंट्स को चेक करना कि उसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, ये लॉस जो क्लेम कर रहे हैं या इंश्योरेंस क्लेम जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, बस अकाउंट्स चेक करना। तो ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड सबमिट अर्ली रिपोर्ट। वुड द रिपोर्ट बाय सी इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्या उसको हम ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे?
क्या ये ऑडिट रिपोर्ट है? क्या वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी के ईयर एंड के ऑडिट करते हो आप? क्या नहीं, ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन। कुछ हुआ है, उसको आप पर्टिकुलरली वो ऑब्जेक्ट की वजह से वेरीफाई कर रहे हो, डिटेल में फैक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो क्या है? इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट द नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, क्योंकि यहां पे पर्पस अलग है, यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सर ऑडिट रिपोर्ट कब माना जाए? अरे अभी तो मैंने आपको रिवाइज किया ना, ऑब्जेक्टिव, जहां पे रीजनेबल एश्योरेंस ऑन financial statement that they are free from material misstatement due to error or fraud and financial statement in all material respect prepared in accordance with the applicable financial reporting framework, तब जाके आप ऑडिट करोगे ना। यहां पे तो आपको क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट करना है, बोले लॉस है वो सही है कि नहीं, बस इतना आइडेंटिफाई कर दो। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस है, जेन्युइननेस ऑफ लॉस और इश्यू अफेक्टिंग द लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जब ये मैटर है तो वहां पे नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे उस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसको हम ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, दैट इज एन इन्वेस्टिगेशन। ओके, आगे हम डिफरेंस भी देखेंगे, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज, चलो देख लेते हैं, उसी को देख लेते हैं पहले, बिफोर वी स्टार्ट विद द एडवांटेजेस और इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, 7, एक लास्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, वन मोर थिंग, यहां पे एक नोट डाउन कर लो बिफोर वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। हमने लास्ट लेक्चर में ऑडिट ऑब्जेक्टिव किया, राइट? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, यहां पे इसको ऐड कर दो, यहां पे आरटीपी नवंबर 23, आरटीपी नवंबर 23 कैसे पूछा था? आरटीपी नवंबर 23 देख लो, क्या क्वेश्चन पूछा था? मिस्टर जेड, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी डिफरेंट एंड कैपेबल लिमिटेड, एक्सप्लेन ऑडिट टीम मेंबर अबाउट। तो सी अपनी टीम मेंबर को समझा रहे, नहीं नहीं आर्टिकल्स आएंगे, उसको पता नहीं ऑडिट क्या है। नहीं, अभी तो पता होगा क्योंकि दोनों ग्रुप करके जाओगे। अभी पहले क्या ओल्ड सिलेबस में दोनों ग्रुप करके नहीं जाते थे, तो तब पता नहीं होता था। तो सी ने समझाया कि एक्सप्लेन दोस ऑब्जेक्टिव, बस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव समझाने, और ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने जो किया वही है, देखो है, और मैंने आपको ब्रैकेट भी करवाया है, जब ये क्वेश्चन करवाया था ना तब वहां पे ब्रैकेट भी हुआ है, देखो सेम, वो तो सेम ही होगा ना ऑब्वियसली। हाँ, बट यहाँ पे देखो ये मैंने ब्रैकेट किया है, यहां से ऑब्जेक्टिव शुरू करके यहां तक। वैसे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा तो यहां तक आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के पूछते रहते, होता कुछ नहीं, सेम। हाँ, बट जो लोग सिर्फ और सिर्फ समरी करते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपका ये आंसर है वो सिर्फ पॉइंट में रह जाएगा, टुकड़ों में। ओके, तो आई डोंट वांट दैट। ओके, एंड आई गारंटी यू इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस काइंड ऑफ आंसर ना, 70+ श्योर है। ओके, और ऑडिट में भी आते, ऐसा नहीं आते। टारगेट क्यों करते हो 40? बस 40, पता नहीं है थियरी में क्यों ऐसा, इसमें 40 आ जाए, मैं प्रैक्टिकल में मैनेज कर लूंगा 60। यू आर टारगेटिंग फॉर द लोअर। ओके, डिग्रेड क्यों करते हो अपनी सेल्फ को? टारगेट शुड बी वेरी हाई। हाँ, फिर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहने, अभी तो 95 लेना है, ओके वो भी ले सकते हो, बट थिंग इज दैट पहले 70+ तो क्रॉस करने का टारगेट कर लो, देन आफ्टर यू कैन गो अहेड विद दैट थिंग। ओके, चलो इतना क्लियर है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, चलो। State that distinguish between investigation and audit. However, it is quite possible that sometime investigation result from prima facie finding of auditor. Discuss RTP November 22. Again, audit is distinct from investigation. However, it is quite possible that sometime investigation, matlab same question, RTP May 23.
और अभी मैंने आपको आरटीपी नवंबर 23 का कर दिया। अभी मई 24 में आरटीपी आएगी, तब उसका भी हम कर लेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है। ओके, यहां पे आप देखोगे ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। आप मुझे बताओ, चलो अभी यहां पे जो थ्योरेटिकली है वो तो हम देखेंगे, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि क्या क्या डिफरेंस यहां पे हो सकते हैं। चलो टेल मी। बोलो बोलो, चलो बुक में देख के नहीं, ऐसे कि आपको जो भी दिमाग में आए बोल दो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी, जो भी आ रहा है बोल दो बस। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है? ऑडिट में विल गिव दी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि यहां पे हमारा पर्पस क्या होता है? अगर हम पर्पस देखें तो यहां पे आप क्या करते हो? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हो। दैट इज वी आर गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट। हाँ, तो यहां पे क्या करोगे आप? इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे? ओपिनियन दोगे कि हमारे हिसाब से, इन माय ओपिनियन ही कैन बी पनिश्ड, या ये गुनहगार है। ये मेरा ओपिनियन है। आफ्टर ओपिनियन नहीं होता है उससे। हाँ, इसमें फैक्ट होती है, ठीक है। जो आप मतलब रॉन्ग डूइंग कुछ भी है, इट इज अ रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस। ओके, जिसमें कुछ भी रॉन्ग डूइंग है या कुछ भी आप इन्वेस्टिगेट करते हो, ओके, फैक्ट्स जो हैं वो आप यहां पे देते हो, और वो एब्सोल्यूट सही होती है, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वहां पे प्रूफ। और ये जो है रेगुलरली क्या होता है? एनुअल बेसिस पे हो सकता है, या रेगुलर हो सकता है, क्वार्टरली, रेगुलरली, ओके, वंस इन ए ईयर, या क्वार्टरली या 6 मंथली हो सकता है। व्हाइल इन्वेस्टिगेशन मे टेक लॉन्गर टाइम, मे टेक ईयर्स टू फिनिश अप। ओके, यहां पे आपके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होते। अब देखिए, ये हम प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल ये हो सकता है, अभी थियरी वी आर नॉट सीइंग, राइट। मॉड्यूल में क्या लिखा है, विल सी टू इट, बट यहां पे ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बोल रहे हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशल पावर नहीं है, नो स्पेशल पावर। यहां पे यू विल बी हैविंग स्पेशल पावर लाइक सर्च एटसेट्रा। ओके, ये कुछ आपने जो भी पॉइंट्स, तो यहां पे अगर आप देखोगे ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, ये तो हमें पता है। इन्वेस्टिगेशन, अभी देखिए ये हमारे लैंग्वेज में था, ठीक है। अभी इसको हम पॉइंट यही आएंगे मेजोरिटी ऑफ, ठीक है, बट इसको हम ऑडिट की लैंग्वेज में कर। इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट फॉर स्पेशल पर्पस। हमने क्या लिखा था कि हाँ भाई, कोई स्पेशल पर्पस के लिए रिपोर्ट है, तो यहां पे क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अब ये समझ में आता है कि टेक्निकल वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट विथ स्पेशल पर्पस। ऑडिट क्या है? दैट यू वेरी वेल नो, रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड इट इज स्पेशली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट्स, जैसे अभी हमने इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि लॉस हुआ है, बट हमें वो स्पेशली चेक करना है कि वाकई में जेन्युइन लॉस है और वो इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई फैक्ट्री में फ्रॉड हुआ है, एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है, अभी उसको डाउट है, तो यहां पे आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड हुआ है तो कितना हुआ है, किसने किया है, कैसे किया है, मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है, एंड ऑल दिस थिंग। तो वहां पे आपका जो स्कोप है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेक द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो, द स्पेसिफिक पर्पस इज टू नो द
fraud has happened or not. तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है. Whether fraud really exists, it takes the character of investigation. ओके, तो पहले ये डिफरेंस बेसिक समझ में आया. ऑडिट का पर्पस क्या है ये तो हमने आगे देख लिया. ओके, कि रिपोर्ट ऑन, ये गिव यू ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम. बट सर वहां पे भी हम फ्रॉड एरर को तो चेक करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है. बट मेन पर्पस फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं होता. मेन पर्पस ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है. ओके, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, देखिए ये आ गया ऑब्जेक्टिव. तो पहले हमने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑन द अदर एंड इज ऑलरेडी डिस्कस, एफएस इज ए होल आर टू ऑब्टेन रिजनेबल एश्योरेंस वेदर मेटेरियल, हाँ वही मैंने आपको अभी जो बोला. ओके, और इनेबलिंग दैट टू एक्सप्रेस दी ओपिनियन देयर ऑन. समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है. ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विथ प्री डिटरमिन्ड कंसीव्ड नोशन. ये भी देखो, प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स. जब आप ऑडिट करते हो तो क्या आपके दिमाग में ये होता है इसने फ्रॉड किया होगा, ऑडिट करो. ऑडिट जब आपको क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे तो आप डाउट करके इसने ऑडिट किया है. आपके मन में कोई डाउट नहीं है, आपके मन में ऐसा कोई पर्पस भी नहीं है कि ये हुआ है. बट जब इन्वेस्टिगेशन करोगे कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ है, और वो फाइंड करने के लिए आपके माइंड में वही है कि वो रॉन्ग डूइंग है, वो फाइंड करने के लिए हमें अपॉइंट किया गया है. तो यहां पे प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है अबाउट रॉन्ग डूइंग, अबाउट सम रॉन्ग हैज बीन कमिटेड. ऐसा कुछ आप माइंड में लेके नहीं चल रहे हो ऑडिट करते टाइम. ओके, आपको जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर करनी है वही करनी है. ऑडिटर सीक्स टू रिपोर्ट व्हाट ही फाइंड्स इन नॉर्मल कोर्स ऑफ. देखिए यहां पे ऑडिट में हम क्या करेंगे, नॉर्मल कोर्स में एग्जामिन करेंगे. अगर उसमें कुछ मिलता है तो विल रिपोर्ट इट, अगर कुछ नहीं मिलता तो विल गिव द क्लीन रिपोर्ट. नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर करोगे ऑन ए रेगुलर बेसिस. ऑडिट है तो, बट इन्वेस्टिगेशन है तो डिटेल में छानबीन करो. क्यों भाई, क्योंकि वहां पे आपको बोला गया है यहां पे हमें कुछ डाउट है और फ्रॉड है, और आपको डिटेक्ट भी वही करना है फ्रॉड है कि नहीं है. ओके, however it is quite possible investigation result from finding of the auditor. और यहां पे एक क्वेश्चन भी पूछा था क्या, कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कभी कभी ऐसा हो सकता है ऑडिटर फाइंडिंग की वजह से क्रिएट होगा. अभी मान लीजिए आपने नॉर्मल ऑडिट किया, ओके, और ऑडिट करते टाइम यू आर नॉट श्योर कि फ्रॉड है कि नहीं है, आपको डाउट है, तो आपने क्या किया, वो डाउट भी लिख दिया देयर माइट बी फ्रॉड. अभी मैनेजमेंट ने ऑडिट में फाइंडिंग में देखा कि यहाँ पे ऑडिट ने बहुत सारी गलतियां निकाली एंड दैट माइट बी फ्रॉड, तो वो अनदर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे या इसी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे टू चेक कि फ्रॉड एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है. वो स्पेस, तो कई बार क्या होता है इन्वेस्टिगेशन क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिट फाइंडिंग. नॉट ऑलवेज बट मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है. It may happen auditor have some finding of serious concern and such finding may prompt calling for investigation. फिर यहां पे आप एडिशन भी कर सकते हो कि एवरी हो सकता है, इसमें स्पेशल पावर है, ये एडिशन है. बट यहां पे पर्पस जो पूछा था क्वेश्चन उसके हिसाब से आंसर दिया है. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. अभी देखिए, या तो आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे ऑडिट का एडवांटेज क्या है, सीधे सीधे बता दो इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है. और कई बार जो है वो डिटेल में पहले कथा करेंगे, ठीक है, हाँ कि ये हुआ है, और फिर सीधे सीधे नहीं पूछेंगे. लाइक देखिए यहाँ पे RAG प्रोप्राइटरशिप फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स. इट सेल्स फिनिश प्रोडक्ट बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट. Companies making turnover of 30 crore. It has also cash credit of 5 crore from Canara Bank. In 1718, proprietor worried about financial position of a company and under the impression that since he is out of India, firm might run in losses. He approached CA about advantage of getting his account audited throughout the year so that he may not suffer due to
अकाउंटिंग वीकनेस, एडवाइस एडवांस, तो सीधे सीधे पूछ रहा हूं, ये पूरा स्टोरी करने की क्या जरूरत है। क्लाइंट आपको पूछ रहे हैं सीए कि ऑडिट करवाएंगे तो क्या क्या एडवांटेज हो, तो पहले आपको तो पता होना चाहिए एडवांटेजेस क्या है ऑडिट के, राइट। वन मोर क्वेश्चन यहां पे आरटीपी में देखा, द चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट लाइज इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स मे बी इजी टू अंडरस्टैंड। Apart for this obvious utility, there are other advantage. Some of them are considerable. Organization where audit is not compulsory. Explain. यहां पे क्या बोल रहे हैं? Chief utility of audit lies in. अब देखिए ऑडिट के बिगेस्ट बेनिफिट क्या है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलायबल। हमने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखा था, ओके, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखा था जिसमें क्या लिखा था, the audited financial statement enhances the confidence of the users. Okay, वो कॉन्फिडेंस क्यों यूजर्स की इंक्रीज करते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, और जब आप ऑडिट करते हो तो इट बिकम्स रिलायबल। तो ये तो ऑब्वियस है कि रिलायबल है, उसके अलावा और क्या क्या एडवांटेजेस? ओके, एक बात समझो, लोग कभी भी आपको कंपलसरी बनाएगा कि ये करना है। क्यों? ट्रैफिक के रूल्स बनाए गए, क्यों भाई? क्यों? वाई? फॉर सेफ्टी। अगर ट्रैफिक के रूल्स ही नहीं होंगे, राइट लेफ्ट कुछ नहीं, नो सिग्नल्स, कितने एक्सीडेंट्स हो गए सोचो। तो लोग कुछ कंपल्शन करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उसका कुछ तो पर्पज होगा, कुछ तो फायदा होगा। एज इट इज तो लोग को ऐसा नहीं चलो अभी ये रूल बनाते, ऐसा तो नहीं है। कुछ ऑर्डर के लिए, सोशल बेनिफिट्स के लिए, या कुछ भी बेनिफिट होगा तभी तो ये लो बनाएंगे। तो कंपनीज एक्ट में आपको बोला है ऑडिट कंपलसरी, हर एक कंपनी का ऑडिट करना है। फिर बाकी सारे एक्ट को छोड़ो, हम कंपनीज एक्ट को पकड़ते। कंपनीज एक्ट में ऑडिट किसको करना है? कंपनीज एक्ट 2013 सभी कंपनी को, किसी को छोड़ा ही नहीं, ऐसी कोई लिमिट ही नहीं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब छोटी सी छोटी कंपनियां ऑडिट करना है, बड़ी से बड़ी कंपनियां ऑडिट करना है, ऐसा कोई लिमिट ही नहीं। हाँ, टैक्स ऑडिट में लिमिट है, वो डिफरेंट, दैट इज गिवन बाय 44 AB कि भाई 1 करोड़ के ऊपर होगा तभी ऑडिट करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। और भी कंडीशंस है, तो वो डिफरेंट मैटर है। बट कंपनी ने आपको कंपलसरी बनाया है कि ऑडिट करना है, तो वो दैट इज अ बिगेस्ट यू कैन से हिंट कि कुछ तो एडवांटेज हो गए, तभी तो कंपनी ने आपको कंपलसरी बना दिया कि ऑडिट करना ही है। The fact that audit is compulsory by law in certain cases by itself show that there must be some utility. उसकी कुछ तो यूटिलिटी होगी तभी जाके लो ने ऐसा बोला कि नहीं ऑडिट करो। ओके, द चीफ, अभी देखिए ये आरटीपी जो होती है ना, ठीक है, उसका काम क्या है? ओके, आरटीपी में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्या करते हैं? एज इट इज, अगर आप देखोगे आंसर के पैराग्राफ में क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे। So that is giving positive utility in it. The chief utility lies in reliable audited financial statement on the basis of which state of affairs may be easy to understand. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन जो है, यही पैराग्राफ उठा के आपको क्वेश्चन में पूछ दिया। There is a habit of RTP to ask question like this. Okay. फिर कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये लोग जो पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया हुआ ना उसको समझाने लगते। ओके, rather than giving these points advantages, so that is how you need to take care regarding the same. Some of the other considerable value even though enterprise organization where audit is not compulsory. तो यहाँ पे क्या बता रहे? Audit is advantageous, चाहे कंपल्सरी हो या वॉलेंटरी। और देखिए प्रोपराइटर को ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, हाँ, अनलेस अनटिल टैक्स ऑडिट आएगा तो फिर भी वो ऑडिट करवाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसको ये सब बेनिफिट लगते हैं। तो चाहे ऑडिट कंपल्सरी हो या वॉलंटरी हो, इसके बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1, ये जो ऑडिट हम करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हम जो भी ऑडिट करेंगे दैट इज बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए हैं इंस्टीट्यूट ने, दैट इज एट इंटरनेशनल लेवल अडॉप्ट किए गए, ठीक है। सो
ऑडिट करने के बाद जो क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी वेरी हाई। तो फर्स्ट है ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम मेक श्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, या जो भी क्लाइंट है जो ऑडिट करवा रहे हैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, लो ने बताया है, वो देना है। जो भी मटेरियल है दैट शुड बी गिवन, एंड वी नॉट ओनली गो बाय आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बट ऑल्सो गो बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव क्लाइंट। और उसमें जो भी लिखा है वो उन्होंने फॉलो किया है कि नहीं किया है। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर। अब देखिए इससे क्या मिलता है, यूजर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम रिलाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार ऑडिट का स्टैंप लग गया, ऑडिटेड, दैट गिव्स रिलायंस कि ये जो इंफॉर्मेशन जो भी ऑडिट रिपोर्ट में प्रोवाइड की है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड की है, दैट इज सफिशिएंट। एन आउटकम ऑफ एन एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स recognized globally। ओके, तो वो स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करके ऑडिट करते हैं। तो ऑब्वियसली वी प्रोवाइड, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट एडवांटेज। नंबर 2, कंपनी के केस में कंपनी में कई सारे लोग, लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा लगाते हैं। शेयर होल्डर, बैंक ने लोन दिया है, क्रेडिटर ने गुड्स क्रेडिट पे दिया है, वो लोग चाहेंगे कि उसका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो सेफ रहे, सेफ गार्ड रहे। और जो शेयर होल्डर है वो ओनर होते हुए भी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहां पे हमने डिस्कस किया था कि जब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, ओके, तो कंपनी में क्या होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के, कोई भी कंपनी हो समझो, उसमें शेयर होल्डर जो है वो पैसा तो लगाएंगे बट उसका जो मैनेजमेंट है वो किसके पास होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को के पास। तो नाउ शेयर होल्डर और मेंबर्स ऑफ द कंपनी वुड लाइक टू मेक श्योर क्या, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हैं, हमने जो पैसा इसमें लगाया है कंपनी में, वो जिस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए वही पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा पैसा जो है वो मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो दे वुड लाइक टू मेक श्योर कि नहीं, हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो सेफ रहना चाहिए। अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहेगा। तो सेकेंड एडवांटेज है सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन। इट इज सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, पार्टनर, शेयर होल्डर। ओके, मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है, अभी सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हो गए, ऐसा जरूरत नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई नाम का पार्टनर भी हो सकता है। आपने फाउंडेशन लो में देखा, कोई अपना नाम देता है, कोई अपना पैसा देता है, कोई स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है। वर्किंग पार्टनर होना जरूरी नहीं है सभी को। तो भी मैनेज कौन कर रहे हैं, सारे वर्किंग पार्टनर। अभी जो स्लीपिंग पार्टनर वो भी जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा इसमें लगाया है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि ये पार्टनर जो है, जो वर्किंग पार्टनर है, वो इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो वो कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि ऑडिटर ने देख लिया तब दैट इज ओके, डन। Who are not associated with the management of the entity, whether they are partner or shareholder. In case of a company, shareholder may or may not involve in daily affairs. Obviously, shareholder तो daily affairs में इंटरेस्ट नहीं होगी, क्योंकि डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन या डिसीजन जो है वो कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। As a shareholder are the owner of a company, they need independent mechanism regarding information which is quantitative and reliable, और वो आपको मिलेगा with the audited financial statement. ऑडिट का एक और एडवांटेज, अब देखिए जो एम्प्लॉइज है, दे आर इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग, दे आर इन्वॉल्विंग द फिजिकल लुकिंग आफ्टर द अकाउंट्स। कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई अकाउंट लिख रहा है, कोई फिजिकल एसेट को मैनेज कर रहा है। अगर उन सभी का ऑडिट किया जाए तो वो फ्रॉड नहीं करेंगे, उस पर मॉरल चेक रहेगा। अभी मान लीजिए एम्प्लॉय को पता है
यहाँ पे मैं एसेट्स की फिजिकल कस्टडी कर रहा हूं, कोई चेक करने वाला नहीं, एक एसेट मैंने इधर से उधर कर दी, क्या फर्क पड़ेगा? जो अकाउंट मैनेज कर रहा है बोले फेक एंट्री कर दी, किसको पता चलेगा? पॉकेट में डाल देंगे सारे एक्सपेंस, ओके, और एक्सपेंस बढ़ाते जाएंगे। बट अगर रेगुलर बेसिस पे उसका ऑडिट हो रहा है, चेक कर रहे डिटेल में, तो फ्रॉड नहीं करेगा। उसको पता है कि ये मैं अगर बिल बनाऊंगा तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा, या कहां पे खर्चा किया उसका भी मुझे रीजन देना पड़ेगा, ओके। तो यहां पे ऑडिट में पकड़े जाएंगे। तो अगर ऑडिट है तो मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज रहेगा और वो फ्रॉड नहीं करेंगे। इट एक्ट एज ए मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड एंड फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय ऑडिट, क्योंकि उसको पता है ऑडिटर डिस्कवर कर लेगा हमारा फ्रॉड, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं, डिटेल में चेक करते हैं। नेक्स्ट, ये टैक्स ऑडिट क्यों लगाया है 44AB का? टैक्स में आप देखोगे पीजीबीपी से चैप्टर में टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB, क्यों भाई? टैक्स डिपार्टमेंट वुड लाइक टू नो। अब देखिए सैलरी में 5 हेड्स हमने देखे, मतलब आगे टैक्स में आप देखोगे सैलरी, अभी सैलरी में एक्सपेंस देते ही नहीं है, ओके। तो जितनी भी सैलरी मिली ऑन पेपर ही मिलेगी और टैक्सेबल ही हो जाएगी, उसमें फेक एक्सपेंस का कोई चांस ही नहीं है। बोले इसको ऑडिट मत करवाओ, नहीं करना है, सैलरी पे ऑडिट करके क्या करो, छोड़ दो उसको, ओके। जो पीजीबीपी है बिजनेस, उसमें सबसे ज्यादा फेक एक्सपेंसेस या जानबूझ के वो लोअर करते हैं, क्यों भाई? अभी उसके कंट्रोल में आपने लिस्ट दे दिया सेक्शन 30 से लेकर 37(1) तक, कितना तरह एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, बोले पे कर दो, किसको पता चलेगा? तो कैसे करके प्रॉफिट को डाउन करते हैं। ये डिपार्टमेंट को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। एक तो जो सैलरीड एम्प्लॉई है उसको मिलती फिक्स सैलरी है और आप उस पर टैक्स लिए जा रहे हो, उसको तो कोई स्कोप ही नहीं है कोई अवॉइड करने का, और करना भी क्यों चाहिए? तो ठीक है, चलो सर ने आपके ऐसा कुछ किया, तो पीजीबीपी में ऐसा कुछ करो कि कोई अवॉइड ना करे, फेक एक्सपेंस ना दिखाए, जो एक्सपेंस डिसअलाउएबल है वो अलाउ ना करे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स ऑडिट लगा दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, वो आपका ऑडिट करेंगे, टैक्स ऑडिट। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो, प्रोफेशनल में 50 लाख से ज्यादा है ग्रोस रिसीट्स तो आपका ऑडिट किया जाएगा। उसमें वो डिटेल में हमने जो क्लोज बताई है 42 क्लोज, उसका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और हमें रिपोर्ट करेंगे। तो वो क्यों किया गया है? टू मेक श्योर कि टैक्स जो है, जो जितना आ रहा है वो आना चाहिए। और ये भी एक एडवांटेज है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल गवर्नमेंट ऑथोरिटीज फॉर डिटरमिनिंग टैक्स लायबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट जो है वो कंपलसरी किया गया है। जिसमें कोई भी डिसअलाउएबल एक्सपेंस है दिख गया, डिटेल में वो चेक करेंगे। एंड ये टैक्स ऑडिट है, दैट इज अ ब्रेड एंड बटर फॉर चार्टर्ड अकाउंट, मतलब जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में है उसके लिए, ओके। एक बार आप ये बन गए हो, प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी, तो दिस इज अ बेसिक थिंग्स व्हाट यू कैन स्टार्ट विद, ओके। टैक्स ऑडिट, फिर तो कई सारी प्रैक्टिस है आप कर सकते हो, बट ये बिग मोस्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड दैट इज द बिगेस्ट provision which is having a value to your particular course. Next, audited financial statement. अभी जैसे ही पार्टी बैंक में लोन लेने की, बैंक बोलेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो भाई, बोले कंपलसरी नहीं हमें, व्हाटएवर आपको कंपलसरी है नहीं है वो हमारी मैटर नहीं है, ऑडिटेड है कि नहीं है तो ही हम लोन देंगे, बिकॉज वी डोंट रिलाई ऑन यू, रिलाई ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर ऑडिटर्स। तो जब आप लोन लेने जाओगे लेंडर के पास, बैंकर के पास, ओके, तो वो क्रेडिट डिसीजन लेने में भी रिलाई कर सकते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड बाय बैंकर, ओके, बाय लेंडर्स, वेदर टू लैंड और नॉट, उसका डिसीजन भी ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेंगे। तो दैट विल हेल्प देम, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। इवन ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। अगर आप अपना ऑडिट, अपनी ड्यूटी जो भी है, बाय अप्लाइंग योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, रीजनेबल स्किल कैप, अच्छे से ऑडिट करोगे तो फ्रॉड या एरर है वो आप डिटेक्ट कर पाओगे। अभी एरर को डिटेक्ट करना इजी है एज कंपेयर टू फ्रॉड, क्योंकि एरर जो है
वो डेलिबरेट नहीं होती है, जानबूझ के छुपाई नहीं होती है, जबकि फ्रॉड है दैट इज कंसील्ड डेलिबरेटली, तो वो डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगर आप अपने ड्यूटी के हिसाब से ऑडिट कर रहे हो, आप जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके हिसाब से ऑडिट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रॉड है और आप डिटेक्ट ना कर पाओ। ओके, ये अलग बात है आप डिटेक्ट ना करो, दैट इज डिफरेंट मैटर। ओके, बट अगर आप नॉर्मली चाहोगे तो डिटेक्ट हो सकता है। इवन ऑडिट किसका करोगे? अकाउंट का। अभी ऑब्वियसली तो ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स तो रेडी होना चाहिए ना। ऑडिट ascertain that necessary books of accounts and allied record have been properly kept। अब देखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दिए, बोले ये परचेज बिल फाइल, ये सब एविडेंस तो हमने अच्छे से नहीं, वो सब हमें चाहिए। विदाउट एविडेंस हाउ विल बी एबल टू रिलाई ऑन दैट। चलो बनाओ, उसकी फाइल बनाओ, एविडेंसेस बनाओ। मतलब ऐसे बनाने नहीं होते, एविडेंस होते, उसके बेसिस पे तो अकाउंट लिखते हैं आप, वरना कहां से लिखा है अकाउंट, राइट। तो ऑडिट विल मेक श्योर कि जो जो एविडेंसेस है, जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, दैट इज बीन कैप्ट प्रॉपर्ली। अभी मान लीजिए आप बोले एजीएम किया, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तो एनुअल जनरल मीटिंग की प्रॉपर मिनट बुक होनी चाहिए। तो जब दिखाओ, चलो मिनट बुक क्या लिखा है, कौन रेजोल्यूशन लिया, सब कुछ। अभी कई कंपनी में क्या, बड़ी बड़ी कंपनी में तो ये सब ऑन पेपर होता ही है, एवरीथिंग। ओके, आपको रिपोर्ट भी करना होता है एंड इवन एमसी साइट पे भी अपलोड करना होता है, ऑल दिस थिंग्स, राइट। और छोटी छोटी कंपनी में देखोगे, प्राइवेट लिमिटेड में कोई ऐसा बनाता नहीं है, बोले हो गया आईजीएम एज इट इज, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इवन क्लाइंट का आप ऑडिट करोगे ना, तो जो भी डेफिशिएंसी है या इनएडिक्वेसीज हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहां पे आपकी इंटरनल कंट्रोल में लूपहोल्स हैं, ये आपने जो कंट्रोल लगाया वो गलत है, ये जो कंट्रोल है वहां पे आपको क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है। तो आप सजेशन दोगे तो उसकी जो डेफिशिएंसी है अकाउंटिंग सिस्टम में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड लास्ट में ये एक अप्रेजल फंक्शन है। ऑडिट रिव्यू क्या करेगा? एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स। नो डाउट फ्रॉड डिटेक्ट करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। फ्रॉड डिटेक्ट करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट उस पर कंट्रोल सेट करेंगे। देयर आर वेरियस कंट्रोल्स। एज एन ऑडिटर हमारा काम क्या है? वो कंट्रोल पे ध्यान रखना, वो कंट्रोल पे कमेंट करना, वो कंट्रोल को इवेल्युएट करना। क्योंकि अगर कंट्रोल में लूपहोल्स हैं तो वहां पे फ्रॉड हो सकता है, और वो लूपहोल्स एम्प्लॉय को भी पता होगा। यहाँ पे मैनेजमेंट में रूल्स बनाए, कंट्रोल बनाए, कोई चेक तो करता नहीं है, तो वहां पे फ्रॉड होगा। और अगर हम एज एन ऑडिटर उस पर कमेंट कर दे कि नहीं, ये कंट्रोल आपने ऑन पेपर रखा हुआ है बट एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में नहीं है, आप चेक ही नहीं करते हो, तो फिर वहां पे लूपहोल्स हैं, विल बी एबल टू कमेंट ऑन द सेम। तो कंट्रोल में जो वीकनेस है, कंट्रोल में जो इनएडिक्वेसी है, उस पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं एंड मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन एंड इंप्रूव अपॉन द सेम। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। इज दिस क्लियर? क्या क्या एडवांटेजेस है देख लो एक बार। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, फिर से नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा एडवांटेज? तो ऑडिट जब करोगे तो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अब हमने पूरा क्वेश्चन किया, अभी कीवर्ड्स पे हाईलाइट करते हैं, ठीक है, कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स यू हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, safeguard the financial interests of person interested in the company who is not involved in the management of the affairs of the company. So safeguard the financial interest. Next है moral check on employees so that employee fraud commit नहीं करेंगे। अगर ऑडिट रेगुलरली होता है तो इट इज अ moral check on employees, फ्रॉड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होगा, सेक्शन 44AB का टैक्स ऑडिट, ओके, विच इज हेल्पिंग देम। फिर रिलाइड बाय बैंकर्स और लैंडर्स, कि क्रेडिट देने के लिए बैंकर्स है, लोन देना है, सीसी लेना है, तो वो सब लेने के लिए भी आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेंगे। ऑडिटर जो है वो फ्रॉड, एरर और बोथ डिटेक्ट कर सकते हैं अगर ऑडिट किया हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट प्रॉपर्ली, कोई भी बुक्स में डेफिशिएंसीज हैं, इनएडिक्वेसीज हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। एंड
गुड डेफिशिएंसी को हेल्प करेंगे, हेल्प इन मेकिंग द डेफिशिएंसी गुड, रिव्यू द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स। तो बहुत सारे जो कंट्रोल्स हैं उसका हम जो भी डेफिशिएंसीज हैं उस पर हम रिपोर्ट करेंगे। चलो इतना क्लियर है? वन मोर टाइम। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? अब क्या बोलोगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द people, or you can say shareholder, member, whatever you consider. Okay, next will be it gives you a moral check over the employees, okay, so that they will not commit the fraud. Next है it help the government to determine the tax liability. फिर किसको हेल्प करेंगे? lenders, bankers, okay, to take the credit decision. फिर क्या होगा? एरर और फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन विल बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप्रोप्रिएटली और प्रॉपरली केप्ट किया गया कि नहीं है, और बुक्स में कोई भी डेफिशिएंसी है तो इसको मेक गुड कर देंगे, और जो भी कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल पे रिव्यू करेंगे अप्रेजल फंक्शन की तरह। इज दिस क्लियर? ओके, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। चलो इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया, आरटीपी 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 नॉलेज। ओके, यहां पे आपको बताया गया है व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सर लिमिटेशन लिखते हैं, इनहेरेंट क्यों लिखा है? ये डिफरेंस क्या है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन ऑफ ऑडिट सेपरेट क्वेश्चन नहीं है। ओके, यही है जो भी लिमिटेशंस है, यही है, बट लिमिटेशंस में आगे हम वर्ड लगाएंगे इनहेरेंट। इनहेरेंट इसलिए क्योंकि ये ऑब्वियस लिमिटेशन, मतलब ऐसे लिमिटेशंस जो रहेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, कितना भी अच्छे से ऑडिट परफॉर्म क्यों ना कर लो, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गिव द रीजनेबल एश्योरेंस। कभी ऑडिट में गारंटी देते हो क्या कि हमने जो भी ऑडिट किया है उसमें कभी फ्रॉड निकल ही नहीं सकता, वरना पैसे वापस? गारंटी ऐसा नहीं होता है। ऑडिटर कैन नॉट गिव द गारंटी, ओपिनियन देते हैं, और ओपिनियन में भी लिखते हैं टू द बेस्ट ऑफ माइंड और आर नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस। ओके, और ये लिखते क्यों है? दैट इज द रीजन। अगर यहाँ पे मतलब ये रिपोर्ट भी हमने देखा था ना इसमें, हाँ ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, अब इतनी बड़ी कंपनी है, देखो यहां पे भी ऐसे ही लिख रहे हैं, इन आर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। हमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो भी एविडेंस दिया है, उसके बेसिस पे हम हमारा ओपिनियन दे रहे हैं। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द, अब देखिए ये लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, तो यहां पे तो क्या है उसको, एज आई सेड, इसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका फ्रेमवर्क डिफरेंट, उसका रिपोर्टेबल फ्रेमवर्क इज डिफरेंट। तो इसका रिपोर्टेबल फ्रेमवर्क में क्या आता है, एज आई सेड सेक्शन 133 इंड एस। तो अगर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे फॉर्मेट टोटली डिफरेंट होगा। हमारा जो शेड्यूल 3 फॉर्मेट है ना, जो हम कंपनी में बनाते हैं, फाइनल अकाउंट आएगा शेड्यूल 3,
ओके, तो वो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट इज डिफरेंट देन दिस फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट अभी आपको इंटर लेवल पे नहीं आएगा, ये फॉर्मेट आप लर्न करोगे फाइनल लेवल पे, एफआर में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, हाँ, तो यहां पे अगर आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 में हम कहां से शुरू करते थे, लायबिलिटी, ये पूरा उल्टा कर दिया, एसेट्स। बैलेंस शीट में हम शेड्यूल 3 अगर आप देखोगे, लायबिलिटी, फिर शेयर कैपिटल, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। यहां पे देखो नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स है वही, नॉन करंट करंट, बट यहां पे आप इंटरनल हेडिंग भी देखोगे अलग हो गए, फाइनेंशियल एसेट्स, ओके, और यहां पे देखो लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऑल दिस थिंग्स, तो उसका फॉर्मेट टोटली अलग है, डिफरेंट है। तो आपका जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से हमें ऑडिट करना है। बट अभी हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन होता तो हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते, यहां पे ये तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, इसलिए रीजनेबल दे सकते, और रीजनेबल हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ओके। और बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट लिमिटेशंस वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ओके। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर आएगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले इनहेरेंट लिमिटेशन को कर लो, ओके। एक और बात, जो ओल्ड सिलेबस से कन्वर्ट हुए स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए एक खास, नए मॉड्यूल में उन्होंने क्वेश्चन के आंसर भी चेंज किए इंटरनली, मतलब पहले ओल्ड सिलेबस में इसके 4 पॉइंट हुआ करते थे, ये फ्यूचर इवेंट जैसा कोई पॉइंट नहीं था, वो इंटरनल पॉइंट में आता था, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो सेपरेट पॉइंट नहीं था, नो डाउट एज ए सेपरेट पॉइंट अंदर आ जाता था, बट ये भी उन्होंने स्ट्रक्चर भी चेंज किया। पॉइंट नंबर 3 में जो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट थे, सॉरी 4 में, वो हटा दिया, उसकी जगह पे रिलेवेंस पे फोकस किया। मतलब उन्होंने क्या किया है ऑडिट में, कई बार कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि भाई चलो ओल्ड में जो है बस थोड़ा माइनर वेरिएशन किया है वो कर लो, नहीं होगा, एडवांस स्कोप पे पॉइंट देखो, 1-2 पॉइंट ऐड किए, माइनस किए, मतलब इंटरनली जहां जहां पे रिक्वायरमेंट थी बहुत जगह पे काफी सारे चेंजेस किए गए हैं इन आंसर इटसेल्फ इन मॉड्यूल, और अभी आप पुराने आंसर लिखोगे वर्कआउट नहीं करेगा, ओके, यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू मॉड्यूल। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस देखेंगे, सबसे पहले आएगा SA-200, ये SA-200 क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सर यहाँ पे SA-200 का रेफरेंस क्यों दिया, SA-200 का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस देना। अभी वो क्यों रीजनेबल देते हो, बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट लिमिटेशन। The audit is not expected to and cannot reduce risk to 0, इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव द गारंटी, हम गारंटी दे ही नहीं सकते, और रिस्क भी 0 नहीं कर सकते कि हमने ऑडिट किया है ना, अभी कभी उसमें फ्रॉड निकलेगा ही नहीं, देख लेना, 0 रिस्क नहीं हो सकता। हाँ, यू कैन हैव अ मिनिमम रिस्क बट यू कैन नॉट हैव 0 रिस्क, and cannot therefore obtain absolute, and that is the reason why SA-200 में क्या दिया है आपको, ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है आपको, reasonable and not the absolute. So we cannot obtain the absolute assurance, we cannot reduce risk to 0, और एब्सोल्यूट नहीं दे सकते कि गारंटी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ एरर और फ्रॉड है, नो, दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। और वो क्यों,
क्योंकि ये लिमिटेशंस है ऑफ ऑडिट. मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस आर ड्रॉन कंक्लूजन and based on opinion being persuasive rather than conclusive. Evidences are persuasive rather than conclusive. सर इसका मतलब क्या है? देखिए, when you say conclusive evidence, इसका मतलब क्या हुआ? Conclusive मतलब उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते आप, नो एरर. ओके, वो तो इन्वेस्टिगेशन में था जिसमें आपको डिटेल में कुछ सर्च करना होता है, जिसमें आपको फैक्ट आइडेंटिफाई करना होता है. तो कंक्लूसिव एविडेंस यहां पे नहीं मिलेंगे. और सोचिए कंक्लूसिव एविडेंस मतलब क्या? एक एक ट्रांजेक्शन को आप कंक्लूसिवली क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो. मतलब पर्टिकुलर क्लाइंट ने जितने सेल किए क्रेडिट पे, वो सभी डेटर को कंफर्म करो कि वाकई में सेल हुआ है. प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं. एक एक ट्रांजेक्शन को क्रॉस वेरीफाई करो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हाँ, कुछ सैंपल बेसिस पे कर सकते हो आप. तो एविडेंसेस आर परस्यूसिव, मतलब कि वो कंक्लूसिव नहीं है, बट हाँ हाईएस्ट लेवल का परसुएशन देगा कि नहीं चलो यू कैन बी सेफ कि ना एविडेंस है. नहीं, ऐसा नहीं है, बट 100% आप उसमें गारंटी नहीं दे सकते. अब देखिए यहां पे आंसर कैसे दे रहे हैं. ये एक पी का क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, MNO लिमिटेड रिक्वेस्ट ये पी टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस. देखिए घुमा फिरा के पूछते हैं, एक स्टेट में पूछ लिया इनहेरेंट लिमिटेशंस बता दो. अभी घुमा फिरा के पूछते हैं कैसे. MNO लिमिटेड ने रिक्वेस्ट किया कि हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस से ये भी गारंटी दे दो इन रिस्पेक्ट ऑफ 10 ब्रांचेस स्कैटर्ड इन दिल्ली एंड कंफर्म FSR प्री एडवाइस. बस इतना पूछे. अब इसका आंसर कैसे देंगे? यहां पे कहीं पे आपको बोला इनहेरेंट लिमिटेशंस बताओ. अभी प्रॉब्लम क्या होता है, एज आई सेड, कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझ नहीं पाते और आप उसका कुछ भी आंसर लिख देते. और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट ने क्या लिखा है पता है? देयर आर टू काइंड ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस. रीजनेबल एश्योरेंस इज दिस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिस इज दिस. दैट्स इट, आंसर हो गया, खत्म. इन्होंने पूछा है एब्सोल्यूट एश्योरेंस दो, आप वहां पे एब्सोल्यूट और रीजनेबल का डिफरेंस लेके आ गए. अरे डिफरेंस तो पूछा ही नहीं है, आपको क्या पूछा है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना है. तो आप बोलोगे नहीं दे सकते. भाई क्यों नहीं दे सकते? इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से नहीं दे सकते. हाँ तो बताओ ना इनहेरेंट लिमिटेशन. तो सीधे सीधे पूछो ना, वो आता नहीं हमें. समझ में आ रहा है? तो यहां पे इन व्यू ऑफ अबोव CAP कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, और उसके इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या है तो वो हम अभी देखिए. यहां पे जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, मॉड्यूल में बहुत डिटेल में दिया गया है. मतलब एक एक को अगर आप देखोगे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत डिटेल में दिया है. फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फिर नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्ट, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है. टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डिक्रीजिंग इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और टाइम एंड फ्यूचर इवेंट्स. ये 5 आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस दी है. अभी आपको यहां पे अगर ऐसे पूछ ले इनहेरेंट लिमिटेशंस, और वो भी 5 मार्क पे, थोड़ा लेंथी नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली. तो आपको क्या करना है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये 3 पैराग्राफ की, मतलब 3rd पैराग्राफ में तो एग्जांपल दिया है, 2 पैराग्राफ उसके 2 लाइन बना दो, और लास्ट में एक एग्जांपल की 1 लाइन बना दो. 3 लाइन में ये लिख दो. लिखना सब कुछ है शॉर्ट. ओके. फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यहां पे भी 3-4 पॉइंट दिए, एक एक लाइन एक एक पॉइंट बना के लिख दो. फिर ये तो वैसे भी छोटा है, 4th में भी 1 लाइन और 5th में भी 1 लाइन. मतलब क्या है, 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है बट शॉर्ट. समझ में आ रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशन. अभी तो सर डिटेल में क्यों दिया है? क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं. देखो कैसे. हाँ, फिर ये आरटीपी में तो क्या करेंगे, एज इट इज पैराग्राफ उठा के डाल दो, लास्ट में लिख दो एक्सप्लेन, एडवाइस, ऐसा कुछ भी. ओके, जो भी मर्जी. तो यहां पे देखो एक क्वेश्चन कैसे पूछा था. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिटर्स टू 0, कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री. दिस इज बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. एक्सप्लेन. ये जो पूरा पैराग्राफ था ना, बस वही उठा के डाल दी. तो यहां पे भी आपको 5 लिमिटेशंस लिखने हैं शॉर्ट में. बट शॉर्ट में मतलब क्या? अब देखिए यहां पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है
तो जब आप नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो यहाँ पे जो टेक्निकल 2 लाइंस हैं वो तो आनी चाहिए, और कुछ एडिशन आए ना आए इतना तो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर एक क्वेश्चन क्या पूछा, इनहेरेंट लिमिटेशंस, ये तो ठीक है। अभी एक एक अंदर जो जाके आपको एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, लाइक पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 4 का क्वेश्चन। वो रिस्पेक्टिव पॉइंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके क्वेश्चन पूछते हैं, और वो भी क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, आपको आंसर में ही क्वेश्चन मिलेगा। ओके, आपने ठीक से पढ़ा हो तो। अभी अगेन मैं वाई चैलेंजिंग द समरी नोट्स और शॉर्ट नोट्स, मैं क्यों बार बार उसको चैलेंज करता हूं, क्योंकि आपको आंसर तो आएंगे बट किस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि होता क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे ये पॉइंट नंबर 2, उसका यहां पे आपको हेडिंग दिया है और फिर पॉइंट दिया है। अभी आप सीधे सीधे पॉइंट लिख दोगे, हेडिंग लिखोगे ही नहीं, मतलब समरी में, तो वहां पे जो पॉइंट है उसी पे क्वेश्चन बनाया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। चलो, तीन लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पॉइंट याद रख लेना। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर मतलब क्या? द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट। दिस जजमेंट may involve subjective decision or degree of uncertainty। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कई सारे जजमेंट लेते हो, मैनेजमेंट जो है वो कई सारे जजमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जजमेंट मतलब क्या, ऐसे कई सारे जजमेंट लेना पड़ता है। जजमेंट विच आर सब्जेक्टिव और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, doubtful debts, BDR, useful life of asset। ये सब आप प्रोजेक्ट करके डेप्रिसिएशन करते हो ना। अभी आपने 10 इयर्स एज्यूम किया, कोई 12 इयर्स कर रहा है, कोई 15 कर रहा है, और सबके पास अपना अपना लॉजिक है। आप किसको बोलोगे ये गलत है? 2 अकाउंटेंट अलग अलग अकाउंट लिखेंगे, एक बोलेगा मुझे वारंटी का क्लेम जो है वो 2% लग रहा है, बोले नहीं 5% लग रहा है, बहुत सारी वारंटी क्लेम हुई थी लास्ट ईयर। दोनों के पास अपने अपने लॉजिक, किसको बोलोगे गलत है? समझ में आ रहा है? तो जब आप अकाउंट लिखोगे तो अकाउंटिंग इज फुल ऑफ जजमेंट्स, एस्टिमेशंस, ओके, और वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल अनसर्टेनिटी है। प्रोविजंस हैं तो ये सब अनसर्टेनिटी है, और जिसपे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 10% सही है, दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिएबिलिटी इन इटसेल्फ। मान लीजिए यूजफुल लाइफ चेंज कर दी, प्रॉफिट चेंज होगा कि नहीं होगा? प्रोविजन चेंज कर दिया, प्रॉफिट चेंज होगा कि नहीं होगा? और आप दोनों को सही बोल, तो यहां पे आप किसी एक को तो एब्सोल्यूट, मतलब आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते ना ये एब्सोल्यूट है, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कई सारे जजमेंट है। अभी ये क्लाइंट ने जजमेंट कुछ और लिया, एस्टिमेशन कुछ और किया, दूसरे अकाउंटेंट ने कुछ और किया, सेम एंटिटी का आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर अकाउंट चेंज कर लो, अकाउंटेंट चेंज कर लो, उसका ओपिनियन चेंज कर लो, मैनेजमेंट का ओपिनियन चेंज हो सकता है। Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance। क्योंकि हम एब्सोल्यूट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो अकाउंट है वो इटसेल्फ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इटसेल्फ इज सब्जेक्ट टू वेरिएबिलिटी। एक ही क्लाइंट के, अब देखिए ये प्योर साइंस नहीं है कि आप रिपोर्ट दोगे और वही सेम जनरेट निकलेगा, ठीक है, डॉक्टर जैसे। अभी तो उसमें भी ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है कि जो फैक्ट है वो है, तो उसको आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट, ओके। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट
नो डाउट चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो स्टैंडर्ड बनाए, क्योंकि पर्पज ही वही है स्टैंडर्ड का, यूनिफॉर्मिटी रहे। आप किसी भी अकाउंटेंट से अकाउंट करवाओ सेम रहेगा, बट मैनेजमेंट का जो जजमेंट है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ओके, वन ऑफ द बेसिस प्रीमाइसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट इज मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन and preparation or presentation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework or devising suitable internal control. However, such control may not have operated to produce reliable information due to their own limitation. 2 पॉइंट। फर्स्ट, फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसमें कई सारे जजमेंट आएंगे। फिनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ऐसा है, इस फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करने में मैनेजमेंट को कई सारे जजमेंट, कई सारे प्रोविजंस लेने पड़ेंगे। ओके, और वो जजमेंट इटसेल्फ सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब इटसेल्फ अनसर्टेन है, चेंज हो सकते हैं, उसके एजम्पशन या बेस चेंज करो तो वो चेंज हो सकते हैं। ओके, दैट इज वाई एक बड़ा रीजन बनता है कि हम एब्सोल्यूट नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि जो एजम्पशन के बेस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो एजम्पशन चेंज हो गया, स्टेटमेंट चेंज हो गया, प्रॉफिट चेंज हो गया, हाउ वी कैन से दैट कि एब्सोल्यूट है? नो। दूसरा, वी वेरी वेल नो दैट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए उसको क्या क्या एप्लीकेबल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो उसके हिसाब से बनाना है। दैट इज ऑल्सो ओके। उसके लिए कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। यहां पे ये चैप्टर 1 है, आगे एक चैप्टर आएगा जो होगा इंटरनल कंट्रोल, उसमें आपको देंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वो क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक से पढ़ना कि क्या लिखा है, ऑडिट लिखा है या इंटरनल कंट्रोल लिखा है, ठीक है? तो वहां पे भी इंटरनल कंट्रोल जो है वो इटसेल्फ सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल सेट किया है और हम कंट्रोल पे ओपिनियन दे रहे हैं, मतलब कंट्रोल को चेक कर रहे हैं। अभी कंट्रोल की इटसेल्फ लिमिटेशंस है। अब देखिए, फ्रॉड डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए क्या लगाया है? कंट्रोल्स। ओके, कंट्रोल्स बोले तो कि ये एम्प्लॉय जो है वो क्रॉस वेरीफाई करके चेक करने के बाद, ऑथोराइज करने के बाद ही पेमेंट होगा। दोनों एम्प्लॉय मिल गए तो सोल्यूशन बिटवीन द एम्प्लॉइज हो गया तो बोले तो हमने कितना भी कंट्रोल सेट किया हो वो तो डिपेंड करता है। तो ये बनती है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल। तो जो फ्रॉड और एरर के लिए आपने कंट्रोल लगाया वो सिस्टम पे ही आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जैसे ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, वैसे कंट्रोल भी आपको एब्सोल्यूट आंसर नहीं दे सकता कि ना कंट्रोल लगाया मतलब अभी फ्रॉड एरर नहीं होगा। हो सकता है उसके बाद भी एम्प्लॉय मिल जाए फ्रॉड, मतलब मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व हो जाए उसमें। देखिए, बैंक ने कंट्रोल लगाया है या कंपनी ने कंट्रोल लगाया है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही हो जाए कि नहीं अभी ये चेक मत करना, एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे दे, बोले आपने ही कंट्रोल लगाया बट ये चेक मत करना। क्यों? क्योंकि उसमें उसका इन्वॉल्व है फ्रॉड, तो वो जानबूझ के कंट्रोल में से सरपास कर देंगे। तो कंट्रोल की भी इटसेल्फ लिमिटेशंस है। तो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं, एक प्रिपेयर करने में और एक उस पर कंट्रोल लगाने में, दोनों लिमिटेशन से सफर करते हैं। तो इसीलिए हम इन दोनों बेसिस पे जब ऑडिट करेंगे तो हम कैसे ऐसा मान सकते हैं कि हमारा ऑडिट एब्सोल्यूट होगा? हो सकता। समझ में आ रहा है? कंसीडर एग्जांपल, मैनेजमेंट कंपनी डिवाइस कंट्रोल दैट ऑल परचेज बिल शुड रिफ्लेक्ट स्टैम्प सिग्नेचर ऑथोराइज। अब देखिए, मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया, कंट्रोल के एग्जांपल देते कि कोई भी गुड्स आएगा तो गुड्स रिसीविंग सेक्शन का स्टैंप होना चाहिए, उसके बाद ही उसको रिसीव करना। मतलब ये प्रूफ है कि गुड्स हमें परचेज कर लिया, रिसीव हो चुका है। ऑफ द कंपनी स्टेटिंग डेट एंड टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स इन प्रीमाइसेस, इट इज एग्जांपल ऑफ कंट्रोल डिवाइस बाय कंपनी टू एंश्योर दोस परचेज बिल्स आर प्रोड्यूस फॉर पेमेंट व्हिच हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड। इससे प्रूफ क्या होता है कि वाकई में फिजिकली गुड्स मिला है, उसके बाद ही उसका पेमेंट होगा। Now, what happen if concerned accountant authorized person of goods receiving section pollute? मैंने क्या बोला आपको, एग्जांपल दिया था ना कि अगर जिसके पास कंट्रोल है वही मिल जाए, बोले स्टैम्प लगा दो ना, फेक बिल जनरेट किया, बोले स्टैम्प लगा दो,
In case overriding control devised by company due to collusion between two persons, such probable collusion is one of the limitation of inter-control itself. अभी एम्प्लॉय मिल गए, बोले फेक स्टैंप लगा दो, हम पैसा आधा आधा कर लें, तो कंपनी को तो लगेगा कि एक्चुअल में गुड्स आया है, बट आया ही नहीं है, और फिर उसका अरेंजमेंट भी कर लेंगे सेल करने का, डिस्पोज ऑफ करने का। मतलब दो फेक एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका किया तो फिर आउट का भी करना पड़ेगा, तो फिर वो पूरा उसको मैकेनिज्म ऐसे हैंडल कर लेंगे, तब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसको आपने कंट्रोल की अथॉरिटी दी है, ये तो ऐसा हुआ चेकर को बोला है आपको देखना है कि स्टूडेंट कॉपी ना करे, अभी वही बोला क्या डाउट है, चलो मैं बुक लेके आता हूं, कॉपी करवाता हूं। तो फिर यहां पे जिसके ऊपर कंट्रोल दिया है वही ओवरराइड कर रहा है, तो फिर उसका तो मतलब ही नहीं है, और वी कैन नॉट गिव द गारंटी कि नहीं वो ओवरराइड नहीं करेंगे। और कंपनी में पर्टिकुलर ओनर या मैनेजर्स एवरीवेयर वो नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो मैनेजिंग करेंगे पीपल, दे विल कीप द पीपल टू हैव अ कंट्रोल, और आपको असाइन करना ही पड़ेगा। और जब आप असाइन कर रहे हो तो देयर इज सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल एज वेल। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, जिसमें दो मेन पॉइंट कवर होते हैं। नेम हेडिंग क्या है, नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है, इन्वॉल्व जजमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट में जजमेंट इन्वॉल्व है, और वो जजमेंट इटसेल्फ इनवेरिएबिलिटी और अनसर्टेन इन्वॉल्व है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूशन। दूसरा, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट शुड एक्नॉलेज preparation and presentation of financial statement, and it is a responsibility of management to control, to have internal control over the affairs। अभी वो कंट्रोल की लिमिटेशंस हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस, जिसकी वजह से आप जो कंट्रोल पे रिलाई करोगे, ओके, अभी आपने कंट्रोल पे रिलाई किया, हम कंट्रोल नहीं सेट करेंगे, कंट्रोल सेट करेंगे मैनेजमेंट। हम क्या करेंगे, कंट्रोल पे रिलाई करेंगे, क्या भाई मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया है तो वी कैन ट्रस्ट, एंड वहां पे एरर नहीं है, बट एक्चुअली एरर है, बट वो छुपाई गई है, क्योंकि जिसको कंट्रोल दिया वही इसका मिसयूज कर रहा है, तो हमें पता नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया कि कंट्रोल सही है, हमने क्रॉस वेरीफाई भी किया, और हर जगह पे इट इज नॉट पॉसिबल कि आप चेक कर पाओ, क्योंकि ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। अभी वो फेक है नहीं, फेक है कि नहीं वो आप कैसे पता लगाओ, समझ में आ रहा है? तो दैट इज द one of the limitations of audit, inherent limitations of audit, nature of financial reporting। चलो इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। चलो अभी इसमें 5 पॉइंट्स हैं, यहां तक रखते हैं, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। बट एज आई सेड, जैसे हमने ये राइटिंग प्रैक्टिस की है, आपको रेगुलर बेसिस पे वो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप फेस टू फेस हो, रिकॉर्डेड हो, घर पे हो, कुछ भी। मैं यहाँ पे जितने जितने क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूं उसकी आपको रेगुलर बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई और चेक विद द रिस्पेक्टिव आंसर गिवन इन द मॉड्यूल, मतलब आर मॉड्यूल, ओके, एंड देन हाईलाइट दोज वर्ड्स विच यू आर अनेबल टू, ओके, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मिलेगा। दिस इज नॉट, यू कैन से अ रॉकेट प्रोसेस कि चलो अभी एक बार में लिख दिया आ गया, एक बार में पढ़ लिया आ गया, ओके। इट इज अ फेज्ड मैनर प्रोसेस। पहले आपको सिर्फ याद रहेगा, फिर धीरे धीरे कंप्लीट याद रहेगा, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू होगा, धीरे धीरे एक भी पॉइंट, 1 2 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, फिर लैंग्वेज आएगी, मतलब ऐसा 5-6 स्टेप्स में प्रोसेस पूरी होगी। ऐसा आप फटाक से बोलोगे चलो अभी मुझे सब कुछ आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ओके। इट इज इन फेज मैनर, बट कंसिस्टेंसी रखोगे ना लिखने में, रीड करने में, रिवाइज करने में, कंसिस्टेंसी से विल बी श्योरली एबल टू इंप्रूव
कितना भी आपका लैंग्वेज कितना भी खराब क्यों ना हो, आप उस पर भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं विद द कंसिस्टेंसी। ओके, तो वो कंसिस्टेंसी हमें प्रैक्टिस करनी है।